नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे कि स्वतंत्रता पश्चात जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो कैसी रही है या उसका स्वरूप कैसा रहा है। लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी के साथ नए सिरे से नींव का निर्माण करने की जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया या निभाया। देश में कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, रुड़की अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने और विश्वविद्यालयों को समय समय पर दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए वर्ष 1947-48 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस कारण से इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। अब तक सन 1948 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए गठित ताराचंद समिति, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित की गई थी, तो उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया। इसीलिए इस जो माध्यमिक शिक्षा आयोग उसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। जुलाई 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, वो तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने लोकतंत्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्षता को विज्ञान और तकनीकी के साथ मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर जोर दिया। क्या? लोकतंत्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्षता को विज्ञान और तकनीक के साथ मिलाया। क्योंकि सन 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो चुकी थी और भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने, नवाचारों के लिए और वैश्विक स्तर के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न शैक्षिक निकाय स्थापित किए गए। जैसे सन 1945 में तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बनाई गई। सन 1956 में उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन और उनके नियमन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया गया। विद्यालय शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए वर्ष 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई। वर्ष 1995 में शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए यानी टीचर एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बनाई गई। साथ ही समय समय पर आवश्यकता के अनुसार शिक्षा नीतियां बनी, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 का ड्राफ्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि अब बनकर तैयार है, ये बनाए गए। हम अब इस चीज़ का निष्कर्ष निकालेंगे कि भारतीय जो प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति, मध्यकालीन और आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, उसका वो निष्कर्ष हम सोचते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग थलग होकर काम नहीं करती जिसका वह एक भाग है। और यहाँ भारत में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की बोली हैं, भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, तो वो अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। केरल में अंग्रेजी बोली जाती है, उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा कन्नड़, तमिल, ये कई तरह की भाषाएं हैं। और हम सिक्किम या सेवन सिस्टर्स की बात करें तो वहाँ पर पूर्वी राज्यों की, तो वहाँ पर मौसम परेशान करता है। तो भारतीय शिक्षा का हमेशा से मूल मंत्र रहा है सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्वी नावधीत मस्तु माँ विद्विषा वहे। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों एक दूसरे की रक्षा करें, हम दोनों साथ साथ ज्ञान का अर्जन करें
हम दोनों का तेज साथ साथ बढ़े, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के प्रति द्वेष न रखें। फ्रांसिस बेकन के कथन कि ज्ञान ही शक्ति है में ये बात निहित है कि ज्ञान अपना मार्ग स्वयं तय करता है, इसीलिए ज्ञान और विकास एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर के विचार हैं कि यदि मुझे समग्र विश्व पर यह जानने के लिए दृष्टि डालनी पड़े कि वह कौन सा देश है जिसे प्रकृति ने अपने संपूर्ण संपदा, शक्ति और सुंदरता प्रदान की है, कुछ अंशों में जो पृथ्वी पर स्वर्गीय है, तो मैं भारत की ओर इंगित कर दूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि इसके उपहारों को पाकर आकाश के किस भाग के नीचे मानव मस्तिष्क ने पूर्णतः विकास किया है और जीवन की महानतम समस्याओं पर विचार करके उनमें से कुछ का समाधान खोजा है और जिन्होंने प्लेटो तथा कांट का अध्ययन किया है उनका ध्यानाकर्षण किया है, तो मैं भारत की ओर इंगित कर दूंगा। और यदि मुझे अपने से ही ये पूछना पड़े कि हम यहाँ यूरोप में जो यूनानी, रोमन एवं मिश्रित जाति यहूदियों के विचारों पर ही पले हैं, कहाँ के साहित्य से अपने आंतरिक जीवन को अधिक पूर्ण, अधिक विस्तृत, सार्वभौमिक तथा वास्तव में मानुषिक बना सकते हैं। ऐसा जीवन जो केवल उसी जीवन के लिए ना हो बल्कि एक नव परिवर्तन से युक्त सनातन जीवन से मुक्त हो, तो मैं फिर से भारत की ओर इंगित कर दूंगा। भारत की भाषाई विविधता ने यहाँ की शिक्षा प्रणाली को वैचारिक बहुरूपता और सांस्कृतिक विविधता ने रचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में विकास के लंबे दौर से गुजरते गुजरते भारतीय शिक्षा प्रणाली ने पूरी दुनिया में छाप छोड़ी है। ज्ञान में तो हम तब भी गुरु थे और आज भी हैं। हमें केवल अपनी जड़ों को खोजने और अपनी प्राचीन परंपराओं के निहितार्थ को पहचानने की आवश्यकता है। वैसे अमेरिकन दार्शनिक और इतिहासकार हेनरी डेविड थोरो भी मानते हैं कि सुबह में मैं अपनी बुद्धि को भगवद गीता के अद्भुत दर्शन में स्नान कराता हूँ, जिसकी तुलना में हमारी आधुनिक दुनिया और इसका साहित्य क्षीण और तुच्छ दिखाई देता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।